हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास हिंदी मीडियम साइंस चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें हम कर चुके हैं बेटा फसल क्या होती है, कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं, इसमें मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद उर्वरक देना और सिंचाई पर आए हुए हैं। खाद तक हम कर चुके हैं। तो आइए देखिए बेटा, सिंचाई हम कर रहे हैं। सिंचाई जो एक विधि है वो पानी देने की विधि है पौधों में। देखिए, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय पर एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। अलग फसल, अलग मिट्टी, अलग ऋतु में जो सिंचाई है वो अलग तरीके से की जाती है। उदाहरण के लिए धान की जो फसल होती है उसके लिए बेटा सिंचाई जो है बार बार की जाती है, ठीक है ना, और जल्दी की जाती है। इसमें पानी हमेशा खड़ा रखना पड़ता है। मिट्टी है, मान लीजिए चिकनी मिट्टी है, पानी को लंबे समय तक बांधे रखती है, तो उसमें इतना जल्दी पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। बालू मिट्टी तो खैर बेटा फसलें उगती ही नहीं है, लेकिन जो दोमटी मिट्टी है उसमें भी पानी देने की आवश्यकता होती है। ऋतु की बात कहें तो वर्षा ऋतु में पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वर्षा के कारण अपने आप पानी फसलों में आ जाता है। आगे देखिए, गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि बेटा पत्तियों से पानी जो है भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? बिल्कुल बेटा, ज़्यादा गर्मी होगी तो जल वाष्पन ज़्यादा होगा। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मी में मेरे पौधे सूख गए थे और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत क्या हैं? देखिए बेटा, सिंचाई के स्रोत क्या हैं? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी एवं अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः ये सस्ते हैं परंतु कम दक्ष हैं, इतने अच्छे से आउटपुट नहीं देते। विभिन्न पारंपरिक तरीके हैं। मोट, घिरनी कहते हैं इसे। ये मोट है, घिरनी है। घिरनी के द्वारा जो है एक ड्रम या बाल्टी बंधी होती थी, जो पशुओं के द्वारा या श्रमिकों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा खींची जाती थी और पानी जो है नीचे कुएं से ऊपर आता था। ठीक है बेटा, एक किसान यहाँ पर खड़ा होता था जो पानी को यहाँ पर ऐसे डाल देता था। उसके बाद चेन पंप, ये चेन पंप है। ठीक है बेटा, चेन पंप है यानी कि चेन के द्वारा नीचे से पानी निकाला जाता है। ठीक है बेटा, उसके द्वारा देखिए आगे है ढेकली, इसे ढेकली कहते हैं। ठीक, एक मिट्टी का भारी जो ढेला है बांध देते हैं इसके, और उससे जो है बाल्टी अपने आप ऊपर आ जाती है। उसके बाद ये तरीका है, इसे हम रहट कहते हैं। इसमें जो पशु होते थे, खासकर बैलों का उपयोग इसमें किया जाता था। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। आजकल पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मितव्ययता यानी कि कम खर्च पर कर सकते हैं। मितव्ययता यानी कि कम खर्च पर कर सकते हैं। देखिए, मुख्य विधियाँ निम्न है। छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है बेटा, छिड़काव विधि का प्रयोग करेंगे इसमें। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। उधरव पाइपों यानी कि नलों का प्रयोग किया जाता है बेटा। उधर यानी कि लेटे हुए, सीधे नीचे गिरे पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। दिख रहे हैं बेटा, ये उधर होता है बेटा खड़ा। ठीक है ना, उधरव पाइप होते हैं और इनके सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। नोजल घूमेंगे और चारों तरफ जो है पानी इस प्रकार से फैलता जाएगा। ठीक है, घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की
सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बालू मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। चित्र 1.5 ए में। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये दोनों डायग्राम जो है फेयर नोटबुक में टाइटल पेज तैयार करने के लिए दिए थे। आगे देखो ड्रिप तंत्र। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए। तो बेटा हमने सिंचाई पढ़ी, अब है खरपतवार से सुरक्षा। पहली बात तो हम देखें खरपतवार क्या होता है। बूझो पहेली निकट के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले होता है। उस वक्त जो है हमें खरपतवार को हटा देना चाहिए जब से फूल आ रहे हों या बीज बनने से पहले का समय हो। फूल आने से पहले और बीज बनने से पहले खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। इन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D, ये एक विशेष प्रकार का खरपतवार नाशी है। 2,4-D खेतों में एक नाम है बेटा, ये केमिकल का नाम है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर, फुहारा वाली टंकी होती है ना बेटा, फुहारा वाली टंकी होती जो, उसकी सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। चित्र 1.6 में देखो दिख रहा है ये, यही है ना बेटा स्प्रे टंकी होती जो। आगे देखो खरपतवार नाशी का छिड़काव। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल हाँ। जैसा कि पहले बताया कि खरपतवार की वृद्धि के लिए सही समय पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है ना, लेकिन इसमें ऐसा क्यों कहा है कि फूल बनने से पहले और बीज बनने से पहले? ऐसा क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि यदि हम डायरेक्ट स्प्रे करेंगे, डायरेक्ट स्प्रे जो है फूलों पर या फिर मान लो बीजों पर करेंगे बेटा, तो उससे क्या होगा, ये स्प्रे जो है बीजों और फूलों को हानि पहुंचाएगा और हमारा जो अनाज है वो विषैला हो सकता है, उसमें केमिकल आ सकते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, अतएव इन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये थी खरपतवार हटाना। उससे पहले हमने फिनिश किया है सिंचाई। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम फिर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।